हेलो स्टूडेंट्स, जूमस्ती क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बर्ड्स एज ए बायो इंडिकेटर एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चर। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बर्ड्स को बायो इंडिकेटर क्यों कहा जाता है, उनकी कौन कौन सी इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन है, उनका क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है आर्ट्स में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और रोल ऑफ बर्ड स्पेशली इन एग्रीकल्चर और एग्रो इकोलॉजी, और उसके कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि बर्ड्स को बायो इंडिकेटर क्यों कहा जाता है। देखिए, बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इन्वायरमेंटल सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करने के काम आते हैं, उनको हम बायो इंडिकेटर कहते हैं। और बर्ड्स एक हेल्पफुल बायो इंडिकेटर है या यूजफुल एक्सीलेंट इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू एनी चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ये बहुत सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंज। कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ अपसेट हो रहा है या कुछ इन्वायरमेंट में तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत सेंसिटिव है और ये पिक्यूलियरली ऑब्जर्व भी हो सकते हैं। और हम इसको दूसरी बात कह सकते हैं कि इजी टू फाइंड। देखिए, चेंजेस हो रहे हैं लेकिन उसके एज ए एविडेंस हम उन्हें देख सकते हैं, बिकॉज दे आर कलरफुल, अबंडेंट, हर जगह पाए जाते हैं और हम उन्हें इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर क्लोजली लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। देखिए, जो बर्ड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से लिंक होते हैं, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम है, चाहे वो मेराइन इकोसिस्टम है। तो बर्ड्स का जो लिंक है एक इकोसिस्टम से वो बड़ा ही डीप है। तो इस वजह से अगर कोई उस इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो हम उसे जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि दे कैन इंडिकेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सच एज डिटोरेटिंग हैबिटेट क्वालिटी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे? देखिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, अगर किसी भी एरिया में पोल्यूशन बढ़ता है तो बर्ड्स सबसे पहले उस चीज़ को परस्यू करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही यू कैन से फूड चेन में उन तक पहुंचता है। तो इस तरीके से बर्ड्स का कम होना एक तरीके का इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल अल्टरेशन हुई है। तो इसीलिए हम बर्ड्स को बायो इंडिकेटर कहते हैं। और कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है तो सबसे पहले बर्ड्स पे इफेक्ट हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे फ्लू। अगर हम फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू आया तो बर्ड्स जो है इस चीज को काफी दूर तक कैरी करते हैं। तो बर्ड की मॉनिटरिंग करना एक तरीके से बहुत जरूरी है। और बर्ड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ रीस्टोरेशन इफेक्ट्स। देखिए, रीस्टोरेशन इफेक्ट का मतलब है कि कोई बैरन लैंड है, बेकार लैंड है, लेकिन उसको हमने दोबारा से फ्लोरिस्टिक कर दिया है और उसको अच्छे से हमने प्लांटेशन से रीस्टोर कर दिया है। तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि बर्ड्स जो है वो उस इकोसिस्टम को एक्वायर करने आएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो है ये रीस्टोरेशन हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल है ना। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड डेंसिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन स्प्रॉल, मतलब अर्बन पॉपुलेशन कहाँ तक फैली हुई है। कुछ बर्ड्स जो है वो यू कैन से डीपली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन से डीपली एसोसिएटेड होते हैं। तो जहां तक ह्यूमन पॉपुलेशन की स्प्रेडिंग है, वहां तक अगर हमें वो बर्ड्स मिलते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ तक ह्यूमन पॉपुलेशन और वी कैन से अर्बन पॉपुलेशन जो है वो स्पैन कर चुकी है। ऐसे ही अर्बन डाइवर्सिटी या ह्यूमन सोशल डाइवर्सिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बर्ड्स को असेस करके। जैसे जहाँ अमीरी होगी, जहाँ मतलब एक इलाइट इलीट पर्सन जो रहते हैं, वहां पर क्या होगा, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल गार्डन होंगे और अच्छी मतलब वैरायटी मिलेगी। लेकिन जो स्लम एरिया है उसमें क्या होगा, क्रो होंगे, है ना, इस तरीके के पक्षी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें भी सोशल डिस्पैरिटी को ये इंडिकेट करते हैं। इसीलिए बर्ड्स को हम एक अच्छा बायो इंडिकेटर मानते हैं। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से हम बर्ड को जो है बायो इंडिकेटर की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि हर एस्पेक्ट में दे आर सेंसिटिव टू एनी माइन्यूट इन्वायरमेंटल चेंजेस। ओके, तो लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ द बर्ड्स। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन
हिस्ट्री से लेके आज तक के टाइम पे हम देखें कि बर्ड्स हर एस्पेक्ट में अपने रोल प्ले करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सिंबॉलिक हो, चाहे वो आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर हो। हम देख सकते हैं पहले इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जैसे वाटरफॉल हो गए, है ना, क्वेल्स हो गए, और ये क्या है, फूड के रूप में, यानी कि तीतर है, बटेर है, मुर्गा है, मतलब एज ए फाउल बहुत खाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं, तो फूड का सोर्स तो है ही। इसके अलावा ग्रेटर हनी गाइड के नाम से एक बर्ड जाना जाता है, जिसको हम लोकेट करने, क्या, हनी को लोकेट, वाइल्ड हनी को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो फूड में अगर हम देखें तो फूड के अलावा ये हनी को लोकेट करने के भी काम आते हैं। ऐसे अगर मटेरियलिस्टिक यूज देखें तो फेदर्स जो है वार्म बेडिंग बनाने के लिए, है ना, विंटर क्लोथिंग में कुछ वार्मनेस लाने के लिए। इसके अलावा क्विल पेन्स है, एरो है, और डेकोरेटिव एलिमेंट्स है। तो मटेरियल्स का तो आप देखेंगे बहुत ही आपको चीजें जो हैं डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड हॉबीज की अगर हम बात करें तो ईगल्स है, फाल्कन है, कॉक फाइटिंग है, ये सभी एंशियंट स्पोर्ट्स रहे हैं और लोगों का हमेशा से ही एंटरटेनमेंट करते आए हैं। इससे कुछ मनी भी जनरेट होता है। तो स्पोर्ट्स भी हो गया, हॉबीज भी हो गई। इसके अलावा देखते हैं सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। तो देखिए सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में हम बात करें तो इंस्पिरेशन तो ये हमेशा से रहे हैं, जॉयस इंस्पिरेशन रही है। पीस का ये एक, लव का एक सिंबल माने जाते हैं, जॉय का एक सिंबल माने जाते हैं। और सिंबोलिज्म एंड हेराल्ड्री की अगर हम बात करें तो हेराल्ड्री क्या है, कुछ चिन्ह होते हैं ना। सिंबल की अगर हम बात करें तो एम्बलम हो गए हमारे, है ना, जैसे थाईलैंड का मैंने एम्बलम यहाँ पे इंडिकेट किया, यू कैन सी कि ये क्या है, गरुड़ देवता को इंडिकेट करता है। ऐसे ही हमारी जो हेराल्ड्री है, यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर चिन्ह है, उसको ये इंडिकेट करते हैं। और सिंबल के रूप में बात करें तो ऑल जो है विजडम का सिंबल माना जाता है यूरोप में, और बट एसोसिएटेड विद द बैड लक इन अफ्रीका, जबकि वही पक्षी जो है अफ्रीका में बैड लक के रूप में देखा जाता है। जबकि हम इंडिया की बात करें तो डव जो है एक पीस और हार्मोनी का सिंबल माना जाता है। तो बर्ड्स का सिंबल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी हर कल्चर में, हर रिलीजन में अलग अलग है। ऐसे ही आर्ट एंड स्कल्पचर की बात करें तो बर्ड्स ने जो है ह्यूमन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। आप देखेंगे पुराने मंदिरों में, केव पेंटिंग में बर्ड्स के जो है स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। इवन वॉल पे या सीलिंग पे आपको बहुत अच्छी सी जो पुराने मंदिर है उसमें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे चाइनीज आर्ट में फेमस है बर्ड्स एंड फ्लावर पेंटिंग, आप देखेंगे बहुत सारे पोर्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स का जो है आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही बर्ड्स का पोएट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक पर्शियन पोएम है कॉन्फ्रेंस द बर्ड्स, इसमें क्या होता है कि पूरे पोएम बहुत फेमस है, 1100 सदी की कोई पोएम है। उसमें सारे बर्ड्स जो हैं, वाइजेस्ट बर्ड है, वो इकट्ठे होते हैं और अपना जो किंग है वो चूज करते हैं। तो ये जो पोएम है ये काफी फेमस है। तो बर्ड्स जो है, आप देखें लिटरेचर में बर्ड्स के ऊपर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो बर्ड्स का इस कोने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही म्यूजिक एंड डांस की अगर हम बात करें तो म्यूजिक इंस्पिरेशन हमेशा से रही है। जो कंपोजर्स होते हैं वो बर्ड सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेके बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं। और इंडियन म्यूजिक में अगर हम बात करें तो कुकोस, पीकॉक, पैरट, स्वान, इंडियन म्यूजिक, इवन हरियाणवी म्यूजिक में आप देखेंगे कि एक रिदम होती है वो बर्ड्स के सॉन्ग से इंस्पायर्ड होती है ना। बहुत सारे जो गाने हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स के सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही डांस देखिए, बहुत सारे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे बहुत सारे डांस पैटर्न जो है वो बर्ड्स को मिमिक करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का एक कॉर्टशिप डिस्प्ले का फोटोग्राफ लगाया हुआ, आप देख सकते हैं इसमें कि जिस तरीके से यहाँ पे बर्ड डांस करते हैं अपने विंग को स्पैन करके। ऐसे ही न्यू गिनिया का एक डांस बड़ा फेमस है, गोल्डीज बर्ड डांस, यानी कि ये जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है उसको मिमिक करता हुआ एक डांस है, जो कि ऐसा लगता है कि वो अपने जो ये आर्टिफिशियल जो भी इन्होंने विंग्स लगाए हैं उसको डिस्प्ले करते हैं जस्ट टू सिंबलाइज द बर्ड ऑफ पैराडाइज कोर्टशिप डिस्प्ले। ऐसे ही इंडिया में हम देखें बहुत सारे गुजराती डांस होते हैं। इवन नॉट इन गुजरात, इंडिया के बहुत सारे कोनों में आप देखेंगे ट्राइबल डांस ऐसे होते हैं जिसमें पीकॉक फेदर यूज करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर फेदर यूज करते हैं, जिससे वो मिमिक करते हैं कि दे आर एक्टिंग लाइक अ ब्यूटीफुल बर्ड। ऐसे ही हमारे कथक है, भारतनाट्यम है, जो कि
मिमिक करते हैं पिकॉक, स्वान, पैरट एटसेट्रा, है ना। तो बर्ड्स का यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद देखते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस। हर रिलीजन में बर्ड का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ईगल और काइट की अगर हम बात करें तो दे आर एसोसिएटेड विद गॉड इंद्र एंड सन, और व्हीकल ऑफ विष्णु भी माने जाते हैं। वल्चर फेमस है, एक सैक्रेड रोल है क्योंकि उसने सीता को बचाने में हेल्प की थी। ऐसे आउल जो है वो चामुंडा का व्हीकल है, माँ दुर्गा का व्हीकल है, ऐसे गॉडेस लक्ष्मी का एक व्हीकल है। बंगाल में काफी अच्छी मतलब आउल की पूजा की जाती है। ऐसे ही क्रेन सिंबल ऑफ लव, है ना। आप देख सकते हैं ऐसे डव है, पिजन है, सिंबल ऑफ लव की बात करते हैं। ऐसे कुछ चीजें बड़ी फेमस है। शिव और पार्वती ने जो है मेल और फीमेल का रूप धारण करके कतोपेश्वरा और कतोपेश्वरी के रूप में अमरनाथ की केव को पेंटिंग के रूप में दिखाया गया। ऐसे पैराकीट जो है हमारा तोता है, वो गोडेस मीनाक्षी टेम्पल, कभी आप जाएंगे साउथ में तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि गोडेस जो है हमारी मीनाक्षी, उसने एक पैरेट लिया हुआ है। तो पैरेट का सेक्रेड रोल है। ऐसे पीकॉक है लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है। ऐसे ही रूस्टर्स जो है सिंबल ऑफ सन है। तमिल ट्रेडिशन में पर्टिकुलर मुर्गना देवता, है ना, वो फेमस है। ऐसे स्वान और हंस इज द व्हीकल ऑफ ब्रह्मा एंड गॉडेस सरस्वती। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो हर रिलीजन में अलग अलग तरीके के सैक्रेड सिंबल के रूप में, या एक सिंबल कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि बर्ड्स का रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है। माँ सरस्वती का कोई व्हीकल है या भगवान कृष्ण का कोई व्हीकल है। तो इस तरीके से बहुत सारे बर्ड जो है इंडियन कल्चर में फेमस। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बर्ड्स। देखिए बर्ड्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो दे आर गुड पॉलिनेटर, good fertilizer, or they have important role in biologically, like they are used as a biological control in the farmland. तो पॉलिनेशन में हमिंग बर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि बर्ड जो है हमिंग बर्ड पर्टिकुलरली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो सीड्स की वाइड डिस्पर्सल, मतलब सीड को बहुत दूर तक डिस्पर्स करने के काम आते हैं। और फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स का डंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज गुआनो, तो वो एक ऐसा मटेरियल है, हम कह सकते हैं कि फीकल मटेरियल, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, आयरन है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए जो सी बर्ड्स होते हैं या वाटर बर्ड होते हैं, एक्वाटिक बर्ड पर्टिकुलरली, उनका जो फीकल मैटर होता है, क्योंकि वो ज्यादातर फिश कंज्यूम करते हैं, तो उनमें ये सारे रिचेस्ट सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो उनके फीकल मैटर में होते हैं। तो नेचुरली क्या होता है कि किसी एक आइलैंड पे वो कलेक्ट होते हैं, किसी साइट पे वो कलेक्ट होते हैं, और बारिश होती है तो वो जो बारिश से बहकर जो भी उनका न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है वो फार्मलैंड तक पहुंचता है। लेकिन कुछ साइट, कुछ आइलैंड ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत मास कलेक्शन होता है गुआनो का, या आप कह सकते हैं कि बर्ड्स का अक्यूमुलेशन होता है, जिसका जो गुआनो होता है वो इकट्ठा होता है और उसको पैकेट्स में बेचा जाता है और वर्ल्ड के दूसरे कोनों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि चाइल्ड आइलैंड का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड ऑफ चाइल्ड, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गुआनो है हर साल इकट्ठा किया जाता है और देश के दूसरे कोनों तक पहुंचाया जाता है। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो बर्ड्स जो है फार्मर के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। अब कैसे? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, तो जो टन्स ऑफ डेंजरस इंसेक्ट जो होते हैं क्रॉप के लिए वो जो कंज्यूम करे जाते हैं बर्ड्स के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स कहीं ना कहीं फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं चूहों को, है ना, स्क्विरल को, रैबिट्स को और बहुत सारे रोडेंट्स को, इवन रेप्टाइल्स को ईट करते हैं, खाते हैं। जो कार्निवोर्स बर्ड होते हैं वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एडिशनली जो बर्ड्स जो है इंसेक्ट लार्वा को जो कलेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो डेंजरस वर्म होते हैं फसल को लगाने से पहले, जो बहुत सारे डेंजरस लार्वा होते हैं उसको टाइम से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए हम बर्ड्स को जो है फार्मर का बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। तो अभी बर्ड्स का एग्रो इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर क्या रोल है, ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए एग्रीकल्चर और बर्ड्स हैंड इन हैंड एसोसिएटेड है। एग्रीकल्चर एक
एक इकोनॉमी है, एक इकोलॉजी है, एग्रो इकोलॉजी है, एक स्पेसिफिक इकोलॉजी है जहां पर बहुत सारे आपको बर्ड्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन एंड अराउंड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल जो बर्ड्स का है, दे एक्ट लाइक ए पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि बर्ड्स की जो फीडिंग हैबिट है बहुत तरीके की, सम आर इंसेक्टिवोर्स, सम आर ग्रेनिवोर्स, सम आर कार्निवोर्स। तो बहुत तरीके की जो इंसेक्ट की ईटिंग वैरायटी कह लो, या बहुत सारे बर्ड जो है एक पर्टिकुलर इंसेक्ट पे फीड करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरीके की फीडिंग एक्टिविटी है उसी तरीके का पेस्ट कंट्रोल है। तो दे आर नेचुरल प्रेडेटर ऑफ द पेस्ट लाइक इंसेक्ट, रोडेंट्स, है ना। तो बर्ड्स जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए पेस्ट कंट्रोल। अब पॉलिनेशन का हम बात कर चुके हैं कि पॉलिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पर्टिकुलरली फार्म लैंड जो होता है ना, जो ऑर्कार्ड्स होते हैं, गार्डन होते हैं, या कह सकते हैं कि हम जो बागवानी करते हैं, तो वहां पर भी खाते जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल उनका ये, जितना खाते नहीं उससे ज्यादा वो बेनिफिट यील्ड करते हैं, है ना। उसके अलावा सीड डिस्पर्सल में रोल है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, देखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसकी ड्रॉपिंग्स है ना, वो सोयल को एनरिच करती है, और वो एक फर्टिलाइजर को एक जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे बचाती है। तो कहने का मतलब है कि उसका जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसको कम करके नेचुरल फर्टिलाइजर को वो प्रमोट करते हैं। अगर ज्यादा बर्ड की कह देंगे, उनका फीकल मैटर जो है वो न्यूट्रिएंट को रिच करता है सोइल में। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ के इंडिकेटर है, जहां बहुत अच्छे बर्ड्स की असेंबलेज है, तो वो बताते हैं कि ये एग्रो इकोसिस्टम काफी अच्छा है। कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू है। अब देखिए एग्रीकल्चर से बहुत सारे बर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, धान उगने वाली है या धान कटने वाली है, इस तरीके के ट्रेडिशंस जो है फार्मर के एक इंडिकेशंस होते हैं कि भाई अब कोयल कूकने लगी है, गर्मी आ गई है। तो कहने का मतलब कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है बर्ड्स का एग्रो इकोनॉमी में। ऐसे ही इन्वायरमेंट के हेल्थ के इंडिकेटर तो ये हैं ही, क्योंकि जैसा इकोसिस्टम है वैसे बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के उसमें आपको दिखाया है कि एग्रीकल्चर और बर्ड कैसे एसोसिएटेड है। देखिए धान का, पहली पिक्चर में देखिए आप कि धान का जो है खेत है उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, डक हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वीड कंट्रोल कर रहे हैं। आपने ऐसे इलाकों में देखा होगा कि जो है एक कंपोजिट एग्रीकल्चर चलता है, जहाँ एग्रीकल्चर है वहां पे बर्ड्स पल रहे हैं और भी बहुत एनिमल्स पाले जा रहे हैं, ताकि उनका कुछ भी जो है वो वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं कि धान में जो है वीड का कंट्रोल है, छोटी छोटी जो वर्म्स होते हैं वो भी ये क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर को बर्ड्स जो हैं दे आर यूटिलाइजिंग एज ए फीडिंग साइट। यहाँ पे पूरा धान का खेत है, तो ईटिंग ग्रेन्स मतलब ईटिंग साइड हो गई, तो एक तरीके से फीडिंग साइड हुई। तो यानी कि चाहे ऑर्कार्ड हो, चाहे एक फार्म लैंड वैसा हो जिसमें स्टैंडिंग क्रॉप है, तो फीडिंग लैंड के तरीके से एग्रीकल्चर को दे आर यूटिलाइजिंग, और उसके वो साइड बाय साइड बेनिफिट भी यील्ड हो रहे हैं फार्मर को। ऐसे ही पॉलिनेशन में आप देख सकते हैं रोल, और एग्रो इकोसिस्टम नेस्टिंग साइट भी काम आता है, और रूस्टिंग साइट मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहां पे आराम कर सकते हैं, और यू नो दे आर नॉट स्टैटिक, वो घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे ही सीड डिस्पर्सल में बर्ड्स का रोल है, एग्रीकल्चर सेफ्टी यानी कि आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। ऐसे पेस्ट कंट्रोल है कि कोई स्नेक को खा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड चलते हैं। बर्ड्स जो है एग्रीकल्चर को हर वे में यूटिलाइज करते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। देखिए एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में उसके क्या कॉस्ट है और बर्ड्स की क्या बेनिफिट है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं। इट इज हार्डली टू क्वांटिफाई, मतलब इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कैसे, कुछ जो है रोल लगता है हमें कि दे आर क्रिएटिंग अ डैमेज or a damaging potential, but on the other hand they are providing facilitating ecosystem. So we can say that it is hard to identify कि कैसे हम इसको assess करेंगे, either they are benefit or either they are causing any threat, but ऑन दी होल हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कि इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे जो है एक हॉक दिखाया हुआ है कि वो प्रेडेटर है अदर बर्ड पे, दैट कैन बी ए पेस्ट, दैट कैन बी ए बेनिफिशियल बर्ड। तो वो 50-50 चांसेस है। लेकिन जब क्रॉप यील्ड और प्रॉफिट देखते हैं तो नेचुरली जो प्रेडेटर है जिसको जो मतलब पेस्ट प्रेडेटर है, अगर उसको प्रेडेट किया है तो जो क्रॉप कंजप्शन है वो रिड्यूस हो गई। लेकिन अगर उसने जो है
ऐसे को किया है जो खुद क्रॉप को डैमेज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट और बेनिफिट तो यील्ड पे डिपेंड करेगा, लेकिन वहीं अगर हम केमिकल कंट्रोल करते हैं तो वो केमिकल जो है लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेगा। तो वी कैन से दैट इट इज अ हेल्दी ऑप्शन दैट वी कैन rely on some biological system. So we can say that birds have important role in agro ecosystem. So let's discuss what are the lecture outcome. देखिए इस लेक्चर के बाद बच्चों को पता चलेगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी what is the concept of bioindicator, why birds used as a bioindicator, and overall role of bird to the society, culture, agronomics and specific role in agro ecosystem. I hope you understand the topic. Thank you.